गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने ऑलमोस्ट विस्टोन ब्रिज तक इसका स्टडी कर लिया। मीन्स किरचॉफ के दो लॉ हमने स्टडी किए थे। एक था फर्स्ट लॉ दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकेंड था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके ऊपर हमने सम भी सॉल्व कर लिए थे, इसके ऊपर सम भी सॉल्व कर लिए थे एंड देन हमने स्टार्ट किया था विस्टोन ब्रिज। अब विस्टोन ब्रिज उसमें हमने देखा था कि चार आर्म्स होते हैं, उसमें चार आर्म्स होते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, इस तरह से चार रेजिस्टेंस उसमें होते हैं पी क्यू आर एस। तो हमने रेशियो फाइंड आउट किया था बीच में गैल्वेनोमीटर और इस तरह से उसको सोर्स लगा रहता है। तो रेशियो क्या फाइंड किया था हमने, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। विस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, तो टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी तीन वैल्यू अगर हमें पता है तो हम फोर्थ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग विस्टोन ब्रिज। विस्टोन ब्रिज से हम ये फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो ये यूज कहाँ होता है, जो प्रैक्टिकली इसका यूज होता है वो सर्किट अलग होता है। प्रैक्टिकली विस्टोन ब्रिज जो यूज होता है उसका सर्किट अलग होता है। अलग अलग फॉर्मेट में हमें विस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज मीटर ब्रिज। क्या है, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ किया गया है। अब मीटर ब्रिज किसे कहते, मींस इसको नाम क्यों दिया गया है मीटर ब्रिज। सो इट इज अ कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका लेंथ होता है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ऐसे वायर से ये ब्रिज बनता है। देखो अब यहाँ वायर है ए बी, यहाँ वायर है ए बी, 0 to 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ये 1 मीटर वायर होता है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है इसका। तो इसीलिए इस एपरेटस को कहा जाता है मीटर ब्रिज। अ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर ब्रिज consist of wire of uniform cross section and length 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो मीटर ब्रिज किससे बनता है, वायर जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। इसको हमने स्ट्रेच किया है इन बिटवीन पॉइंट और वुडन बोर्ड पे इसे स्ट्रेच किया जाता है। वुडन बोर्ड पे इसको स्ट्रेच किया जाता है और इस तरह से मीटर ब्रिज बनता है। अब मीटर ब्रिज में देखो आपको कंस्ट्रक्शन अगर इसका लिखना है तो इसमें दो एल शेप के मेटल स्ट्रिप होते हैं। तो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 एल शेप मेटल स्ट्रिप, 2 एल शेप मीटर स्ट्रिप देखो दो एल शेप मेटल स्ट्रिप है और उसके बीच में और एक स्ट्रिप लगा गया है एंड वन स्ट्रिप सेपरेट 2 एल शेप स्ट्रिप। ये जो बीच वाला स्ट्रिप है वो 2 एल शेप स्ट्रिप को क्या करता है, सेपरेट करता है। और इन 2 एल शेप स्ट्रिप के बीच में हमने वायर लगाया है ए बी। ठीक है, इसके बीच में हमने वायर क्या लगाया है, ए बी। अब
जब ये 3 स्ट्रिप लग गए तो यहां 2 गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां कितने गैप है? देयर आर 2 गैप। एक को कहा जाएगा लेफ्ट गैप एंड सेकेंड इज राइट गैप। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 गैप बन जाते हैं स्ट्रिप की वजह से। एक होता है लेफ्ट गैप, एक होता है राइट गैप। अब अननोन रेजिस्टेंस हम जनरली लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं, एक गैप में कनेक्ट करेंगे, यहां लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है, एंड नोन रेजिस्टेंस हम राइट गैप में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर डायग्राम से जाएंगे तो लेफ्ट गैप में हमने क्या कनेक्ट किया है? लेफ्ट गैप में हमने किया है अननोन रेजिस्टेंस। लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू एक्स है, हमें पता नहीं है, वो जो फाइंड करना है। और राइट गैप में हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या कनेक्ट किया है? रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, देन यहां हमने एक वायर के नीचे मीटर स्केल लगाया है। वायर के नीचे क्या लगाया है? मीटर स्केल। सो एक मीटर स्केल हमने फिक्स किया है, एंड देन वायर ए बी कनेक्टेड विथ, नाउ वायर ए बी कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्टेड है? ईएमएफ सोर्स की के एंड रेहोस्टेट RH इन सीरीज। सो वायर ए बी के साथ सोर्स ईएमएफ सोर्स लगाया जाता है, की और रेहोस्टेट ये सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, सो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहता है, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे रहता है। देन एट पॉइंट सी मिडल स्ट्रिप पे क्या कनेक्ट किया हमने? गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर को क्या कनेक्ट किया है? जॉकी, और इसे कहते हैं स्लाइडिंग की। इसे क्या कहते हैं? जॉकी और स्लाइडिंग की। ये जे जॉकी और स्लाइडिंग की। अब ये इसका यूज क्या है? जॉकी का टेम्पररी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। टेम्पररी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। मीटर ब्रिज कैसे बनता है? तो देखो इसमें 2 एल शेप स्ट्रिप है, जो एल शेप स्ट्रिप है उसके बीच में एक और स्ट्रिप लगाया गया है, प्लेन स्ट्रिप। अब ये 3 स्ट्रिप की वजह से क्या होता है? 2 गैप क्रिएट हो जाता है, एक होता है लेफ्ट गैप, एक होता है राइट गैप। एक होता है लेफ्ट गैप एंड एक होता है राइट गैप। ये समझ में आ गया। देन लेफ्ट गैप में हम कनेक्ट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस, एंड राइट गैप में हमने कनेक्ट किया है नॉन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें से हम वैल्यू रेजिस्टेंस का चूज करेंगे। ठीक है, देन बीच वाले पॉइंट में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर देन कनेक्टेड टू जॉकी। जॉकी होता है स्लाइडिंग की, जिससे हम वायर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वायर पे कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो टेम्पररी होता है। देन 2 एल शेप स्ट्रिप के बीच में हमने ए बी वायर को स्ट्रेच किया है। इसके नीचे लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर स्केल को लगाया है। 0 to 100 सेंटीमीटर, 0 to 100 सेंटीमीटर मीटर स्केल पे रीडिंग होता है। देन दिस स्ट्रेच वायर कनेक्टेड टू ईएमएफ सोर्स की एंड रेओस्टेट। सीरीज में ये कनेक्शन होता है, इस तरह से सीरीज में कनेक्शन, ये कनेक्शन कॉमन रहेगा। जो भी मीटर ब्रिज होगा उसके लिए ये कनेक्शन कॉमन रहता है, या जो भी हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे तो ये कनेक्शन ए और बी के बीच में ये कनेक्शन कॉमन रहेगा हर एक डायग्राम में। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं वर्किंग, ये कैसे काम करेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स। हमें फाइंड क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तो हम क्या करेंगे? पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक डिजायर वैल्यू निकाल लेंगे आर से, रेजिस्टेंस बॉक्स से।
पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम लिखते हैं। अब इसमें से मैंने एक वैल्यू निकाल लिया आर से, देन जॉकी को एक पॉइंट पे टच करेंगे, ए पॉइंट पे, तो गैल्वेनोमीटर हमें एक साइड डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, एक साइड। ऐसे गैल्वेनोमीटर अगर देखा होगा तो इस तरह से होता है, सेंटर में इसके 0 होता है, देन यहाँ 5, 15, 30 ऐसे रीडिंग होते हैं, डिपेंड करता है। अब जब आप ए पॉइंट पे, इनिशियली गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पे रहेगा, इनिशियली पॉइंटर कहाँ रहेगा, 0 पे रहेगा। जैसे आप इसको ए पॉइंट पे टच करोगे, यहां से एक वैल्यू, आर से एक वैल्यू निकाल लिया है, ए पॉइंट पे टच करोगे तो एक साइड डिफ्लेक्शन देगा। देन आप बी पॉइंट पे कनेक्ट करोगे तो आप दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देगा ये। तो अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन जा रहा है दोनों तरफ तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज करेक्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जॉकी से इस वायर ए बी पे टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, वायर ए बी पे टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स टेम्पररी कॉन्टैक्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट, यहाँ हमने टैप किया, यहाँ एक, देन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। देन धीरे 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 हम डी पॉइंट पे टैप किया, जैसे ही डी पॉइंट पे टैप किया तो हमें मिला डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0। डिफ्लेक्शन का गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, 0 डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। तो दिस इज नोन एज अ बैलेंसिंग कंडीशन। अब इस केस में ब्रिज बैलेंस हो गया, इस केस में क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस हो गया। अब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P/Q। तो देखो यहाँ 4 रेजिस्टेंस बन गए, एक रेजिस्टेंस X है, एक रेजिस्टेंस R है, डी पॉइंट नल पॉइंट बन गया, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ है वायर AD का रेजिस्टेंस 3rd रेजिस्टेंस एंड वायर BD का रेजिस्टेंस 4th रेजिस्टेंस। तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हमारे बन गए, ठीक है। तो यहाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, समझ में आ रहा है। तो अब बैलेंसिंग कंडीशन का हम स्टडी करेंगे। नाउ when jockey tapped at point D, no current flow through galvanometer। सो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसी को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अ बैलेंसिंग कंडीशन, और इसी को कहेंगे नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसी को हम कहेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। अब इस बैलेंसिंग कंडीशन में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, X/R, दो रेजिस्टेंस, X/R इज इक्वल टू, अब X के नीचे देखो कौन सा लेंथ है, X के नीचे लेंथ कौन सा है, LX, या वायर कौन सा है, AD, और R के नीचे वायर है BD। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय resistance of wire BD, resistance of wire AD divided by resistance of wire BD। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, resistance R AD divided by resistance R BD, ठीक है। X/R is equal to R AD divided by R BD। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें वायर का लेंथ चाहिए एंड दूसरा चाहिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज LX हमने मीटर स्केल से लेंथ मेजर कर लिया, देखो यहां मीटर स्केल है, तो LX हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, BD भी हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। तो हमें वैल्यू मिला LX लेंथ ऑफ वायर AD
एंड एल आर लेंथ ऑफ वायर बी डी। ठीक है, दोनों लेंथ हमने मेजर कर दी है। देन ए इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो अब हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे लेंथ बढ़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे जैसे वायर का एरिया बढ़ेगा, वायर का एरिया जितना वायर थिक होगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका हम यूज करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो हमने फॉर्मूला क्या कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज नोन एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L अपॉन ए। ये फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले, ये फॉर्मूला यहां हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो पहले वायर के लिए, फॉर वायर एडी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी क्या होगा, आर एडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वायर तो सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। लेंथ कितना है, Lx डिवाइडेड बाय एरिया A। सिमिलरली लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD क्या होगा, रो L R डिवाइडेड बाय एरिया A, डिवाइडेड बाय एरिया A। अब हमें दो फॉर्मूले मिल गए, हम इसमें पुट करेंगे। Therefore, x upon r is equal to rho Lx upon a divided by rho Lr upon a। अब इसमें से कॉमन टर्म कट जाएगा, रो कट, एरिया कट। Therefore, x upon r is equal to Lx upon Lr, where Lx length of wire AD divided by length of wire BD। तो याद रखो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। सो लेंथ Lx डिवाइडेड बाय लेंथ Lr। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू r Lx अपॉन Lr, Lx अपॉन Lr। ठीक है, ये समझ में आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से रेशियो यूज करेंगे। अब देखो हमारा वायर का लेंथ कितना है, 0 से 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक को हमने कहा Lx, एक को कहा हमने Lr। अगर हमें एक वैल्यू पता होगी, सपोज Lx पता है, तो टोटल लेंथ 100 में से Lx निकल गया तो क्या बनेगा, Lr। तो Lr इज इक्वल टू 100 माइनस Lx। और अगर हमें Lr पता है तो Lx कैसे निकालेंगे, 100 माइनस Lr। तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई है, तो ये भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहां। तो कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू r Lx 100 माइनस Lr Lx।
अगर एल आर का वैल्यू आपको पता नहीं तो 100 माइनस एल एक्स करके आप एल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल लेंथ तो 100 ही है, टोटल लेंथ 100 है। एक वैल्यू पता चल गया तो दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और x इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल आर अपॉन एल आर। तो ये दो फॉर्मूले भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगर आपको एक ही लेंथ दिया गया है तो आप 100 माइनस करके दूसरा लेंथ निकाल सकते हो, दूसरा लेंथ निकाल सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मीटर ब्रिज, दैट इज मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज समझ में आ गया। मीटर ब्रिज किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमने अननोन रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। ये आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना है, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना है। अब आते हैं इसमें एरर किस तरह के आते हैं, इसको एरर को रिड्यूस कैसे किया जाए। ओके, और इसके एडवांटेजेस या एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो, सोर्स ऑफ एरर, एरर कहां से आ सकता है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एरर कहां से आ सकता है? फर्स्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। एक तो वायर यूनिफॉर्म नहीं है, या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब दो स्ट्रिप के बीच में अगर वायर लगा हुआ है, ये वायर इस तरह से लगा हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं, कई वायर थिक है कई थिन है, उस केस में हमें एरर आ सकता है, हमें एरर आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा? चेंज होगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? वेरी करेगा। इसलिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हमें एरर आएगा। सेकेंड, एंड ऑफ वायर इज सोल्डर टू मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब देखो, यहां जो वायर कनेक्टेड है, यहां सोल्डर किया जाता है, वायर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर स्ट्रिप कहीं कहीं स्ट्रिप कनेक्ट किए जाते हैं। तो जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो यहां रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यहां रेजिस्टेंस आ जाता है, यहां रेजिस्टेंस आ जाता है। अब ये रेजिस्टेंस सर्किट में एडअप होगा, ये रेजिस्टेंस सर्किट में एडअप होगा। तो जब हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, जब हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी एडअप हो गया, ये रेजिस्टेंस भी एडअप हो गया। तो यहां एरर आ सकता है। सो एंड ऑफ वायर इज सोल्डर टू मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप विच नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है, तो इसको हम नहीं लेते। तो यहां एक एरर आ जाता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से। देन अगर हमने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं किया, द मेजरमेंट ऑफ एलएक्स एंड एलआर मे नॉट बी एक्यूरेट। अगर एलएक्स और एलआर हमने प्रॉपरली मेजर नहीं किए, गलती हो गई, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। तो अगर ये दो वैल्यू गलत है तो हमारा x का वैल्यू गलत होगा। ये समझ में आ गया? तो मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट, तो उस केस में एरर हमें आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गए 3 एरर। अब इन 3 एरर को घटाएंगे कैसे? इस एरर को घटाएंगे कैसे? तो आते हैं, इसके लिए हमें और पॉइंट दिए गए इसको घटाने के लिए। तो देखो, टू मिनिमाइज द एरर क्या है? वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट ऑब्टेन टू द मिडल ऑफ 1/3 ऑफ वायर। तो आर का वैल्यू आप ऐसे चूज करना है कि जो भी नल पॉइंट आएगा, जहां डिफ्लेक्शन नहीं मिलता गैल्वेनोमीटर में, वो वायर के 1/3 बिटवीन 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर के बीच में ही नल पॉइंट आना चाहिए। ओके, हमने क्या किया था? ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये हमारा x अननोन रेजिस्टेंस, यहां हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स R है, रेजिस्टेंस बॉक्स R है। तो R का वैल्यू ऐसा चूज करो कि जो भी नल पॉइंट आएगा, जो भी नल पॉइंट आएगा वो कहां आना चाहिए? बिटवीन 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर के बीच में ही आना चाहिए। अगर इस तरह से आंसर आएगा या नल पॉइंट आएगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है। सेकेंड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट बाय इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स। आर और एक्स को इंटरचेंज करेंगे, मीन्स एक्स पहले कौन से गैप में है? लेफ्ट गैप,
और आर है राइट गैप। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे किस तरह से, जो भी हमने एक्स और आर का कंपोनेंट यूज किया उसको इंटरचेंज करेंगे। तो लेफ्ट गैप में अब हम लगाएंगे आर, लेफ्ट गैप में क्या लगाएंगे आर, और राइट गैप में हम लगाएंगे एक्स। तो अब हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, अब हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया एंड वापस सेम एक्सपेरिमेंट करना है, वापस सेम एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसकी वजह से एरर कम हो जाता है, इसकी वजह से एरर कम हो जाता है। तो जो भी रेजिस्टेंस एडअप हो रहा था वो दोनों तरफ एडअप हो जाएगा, कभी एक्स में एडअप हो रहा था अब एड में भी आर में भी एडअप हो जाएगा, तो वो नल हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप इंटरचेंज करके वापस एक्सपेरिमेंट या वापस रीडिंग लेते हो तो आंसर मींस एरर मिनिमाइज हो सकता है। देन थर्ड, जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइड। जब आप जॉकी से वायर को टच करते हो यहां, तो इसको टैपिंग करना है, इस तरह से टैपिंग करना है, उठा के वापस रखना है, ऐसा स्लाइड नहीं करना है, इसको स्लाइड नहीं करना है। कभी कभी स्लाइड करने से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है या वायर डैमेज हो सकती है, इसलिए क्या करना है, जॉकी से टैपिंग करना है। अगर आप अच्छे से उठा के उसको टैप करोगे तो एरर मिनिमाइज होगा, तो एरर क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो ये समझ में आ गया एरर, सोर्स ऑफ एरर, एरर कहां से आ सकता है और इसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन, इसका यूज कहां होता है, मेजरिंग द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। अगर छोटा रेजिस्टेंस है और उसका वैल्यू हमें मेजर करना है, उसका वैल्यू मेजर करना है, तो हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो मेजर द क्वांटिटीज सच एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस। ये क्या क्या मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये मेजर कर सकता है। दूसरा, एक कैपेसिटेंस मेजर कर सकता है, देन इंडक्टेंस मेजर कर सकता है एंड इंपीडेंस, ये क्वांटिटीज भी मेजर कर सकती है। अब ये क्वांटिटीज आपको आगे आने वाली, कैपेसिटर तो आपने सीख लिया है तो कैपेसिटेंस आपको पता है, ठीक है। इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस ये आपको आगे एसी करंट की चैप्टर में आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मीटर ब्रिज क्या होता है और मीटर ब्रिज किस तरह से यूज होता है, उसके एरर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये समझ में आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में एक तो किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, दूसरे इसमें 5 एक्सपेरिमेंट है। तो 5 एक्सपेरिमेंट से बहुत बार कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इजी है, शॉर्ट में लिखना है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, एक्सप्लेन करो, देन फॉर्मूला फाइंड आउट करो। शायद एरर या एडवांटेज पूछ सकते हैं, लेकिन ये आईएमपी है क्योंकि इसमें 5 एक्सपेरिमेंट है, 5 में से बहुत बार एक एक्सपेरिमेंट पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। अब यहां भी हम मीटर ब्रिज यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, वंस अगेन सेम हमारा क्या है, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज तो हमें पता है 2 एल शेप स्ट्रिप से कनेक्ट बनता है, बीच में एक स्ट्रिप लगा रहता है, बीच में एक स्ट्रिप लगा रहता है, उसकी वजह से 2 गैप कनेक्ट बन जाते हैं, एक होता है लेफ्ट गैप, एक होता है राइट गैप। तो ये 2 गैप बन गए, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। ठीक है, देन ए बी पॉइंट में 2 एल शेप स्ट्रिप में वायर स्ट्रेच रहता है ए बी। देन ए बी को हमने क्या कनेक्ट किया है, सोर्स की एंड रेओस्टेट सीरीज में कनेक्ट किया है। देन लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर स्केल लगाया है। वैसे ही हमें पता है वायर का लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है, वायर का लेंथ 1 मीटर होता है। अब इसमें हम नल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज नहीं करते, इसमें हम नल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज नहीं करते। नल डिफ्लेक्शन मेथड मींस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग अब 0 नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग अब 0 नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमने सर्किट बनाया है, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट गैप में है और
राइट गैप में हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया। अब हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। मींस अननोन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अननोन रेजिस्टेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक सुटेबल रेजिस्टेंस आर में से निकालेंगे। okay? इसमें से एक सुटेबल रेजिस्टेंस इज टेकन resistance is taken from resistance box। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल लिया, देन करंट सेंड थ्रू सर्किट by closing की के। अब हमने की के को क्लोज कर दिया और इसमें से करंट छोड़ दिया, विदाउट टचिंग जॉकी। अब जॉकी को हमें टच नहीं करना है, तो जॉकी को हमने टच नहीं किया है और सिर्फ करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। देखो अब यहां मैं एक शॉर्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब कि के को हमने क्लोज कर दिया, देन रेजिस्टेंस बॉक्स में एक वैल्यू निकाल लिया, समथिंग ओम हमने वैल्यू निकाल दिया। अब जॉकी का यूज नहीं कर रहे इसलिए हमने जॉकी को ओपन ही रखा है, इसको टच नहीं किया है, ऐसे ही रखा है, कहीं भी टच हमने इसको नहीं किया है। अब इसमें से सर्किट में से करंट फ्लो करने लगेगा, सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब करंट जब फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर होगा 0, यहां 5, 15, 30, ऐसे एक रैंडम डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। अब इनिशियली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 था, जैसे ही की क्लोज किया इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर हमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगा, अब आपको रियोस्टेट को एडजस्ट करके आपको डिफ्लेक्शन 2/3 पॉइंट पे कहीं तो सेट करना है। सपोज मैंने सेट किया 15 पे, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हमें डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में 15, डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है हमें 15। चलो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दे रहा है 15। अब मैं जॉकी से टैपिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो जैसे जैसे जॉकी से मैं टैपिंग करना स्टार्ट करूंगा इसमें डिफ्लेक्शन अलग अलग आएंगे। जब मुझे डिफ्लेक्शन 15 मिल जाएगा वापस, जब मैं जॉकी को टच कर रहा हूं, अब जॉकी को मैंने टच किया इस पॉइंट पे आगे, कौन से पॉइंट पे आगे, डी पॉइंट पे वापस मुझे डिफ्लेक्शन कितना मिलना चाहिए 15, सेम डिफ्लेक्शन। अब वापस मुझे सेम डिफ्लेक्शन मिला, कितना मिला 15। तो अब जॉकी को टच करो तो डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है 15, और अगर जॉकी को टच ना करो फिर भी डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है 15। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब इनिशियल जितना डिफ्लेक्शन था उतना ही टच करने पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस वायर से, इस आर्म से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन सेम दे रहा है। तो अब यहां से करंट, सीडी से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस कंडीशन में है। अब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया, वापस सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया, वापस हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। अब सेम वे जैसे पिछली बार विस्टोन मीटर ब्रिज के लिए हमने कैलकुलेशन किया था, तो सेम कैलकुलेशन यहां भी करेंगे। तो थ्योरी समझ में आ रही क्या हो रहा है, इसमें हम जीरो डिफ्लेक्शन नहीं लेते, इतना याद रखना। इसमें इनिशियल डिफ्लेक्शन हम सेट करते हैं और टैपिंग करने के बाद
जॉकी टैपिंग करने के बाद वही डिफ्लेक्शन आना चाहिए, वही डिफ्लेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन यहां करते हैं वापस। D gives initial deflection, तो जो भी पहले डिफ्लेक्शन सेट किया था वही डिफ्लेक्शन हमें डी पॉइंट दे रहा है। सो नाउ आर ए डी, आर ए डी इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर ए डी, and RBD is resistance of wire BD। ये समझ में आ गया। देन LG लेंथ ऑफ वायर AD and LR लेंथ ऑफ वायर BD। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें फाइंड किसका करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो G अपॉन R इज इक्वल टू फॉर्मूला R AD अपॉन R BD, R AD अपॉन R BD। देन R का फॉर्मूला हमें तो पता है, आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस LG अपॉन A डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस LR अपॉन A। टर्म कट हो जाएंगे तो बचेगा G अपॉन R इज इक्वल टू LG अपॉन LR एंड G इज इक्वल टू R LG अपॉन LR। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हमें लेंथ पता है, अगर हमें लेंथ पता है LG, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और G इज इक्वल टू R LG 100 माइनस LG। अगर आपको एक ही लेंथ दिया गया है तो दूसरा लेंथ कैसे फाइंड कर देंगे, 100 माइनस वो वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये है केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड में हमें डिफ्लेक्शन सेट करना पड़ता है, इतना याद रखना पड़ता है। ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। अब वापस इसमें भी एरर सेम टाइप के आएंगे, इसमें भी एरर सेम टाइप के आएंगे कि यहाँ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हमने एडअप नहीं किया है। देन जो भी एरर विस्टोन मीटर ब्रिज में थे, सेम एरर हमें यहाँ भी मिलेगी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर नहीं होगा तो एरर आएगा। देन एंड शोल्डर किए गए हैं तो उसका रेजिस्टेंस हम मेजर नहीं कर रहे हैं। देन LG और LR प्रॉपरली मेजर नहीं किए तो इसमें एरर आ सकता है। एरर मिनिमाइज करने के लिए वापस G और R का पोजीशन चेंज करना है, G और R का पोजीशन चेंज करना है। देन ये समझ में आ गया। देन जॉकी को टैपिंग करना है, जॉकी को स्लाइड नहीं करना है, जॉकी को स्लाइड नहीं करना है, तो ये समझ में आ गया। तो वही एरर और वही मिनिमाइज के लिए एरर, वही पॉइंट हमें यूज करने हैं। वापस जो हमने पॉइंट यूज किए थे यही पॉइंट हमें यूज करने हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज के एरर है, सेम एरर उसमें भी आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो जनरली इनिशियली ये पहले पोस्ट ऑफिस में, ब्रिटिश जमाने में ये पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता था, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। इट इज नथिंग बट ए विस्टोन ब्रिज, ये भी विस्टोन ब्रिज है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ विस्टोन ब्रिज। इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ विस्टोन ब्रिज। तो यहाँ तीन आर्म यहाँ है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, P, Q एंड R। कितने आर्म है, P, Q और R। ये P, Q, R यहाँ तीन आर्म है जो तीन रेजिस्टेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तीन रेजिस्टेंस का काम। और जो भी अननोन रेजिस्टेंस है जिसका भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो आउटसाइड से हमें लगाया जाता है। वो कहाँ लगाया जाता है, बाहर से लगाया जाता है। सप्लाई भी इसे बाहर से मिलता है। इसमें दो की होते हैं, K1 K2, और गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट किया होता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या इसमें क्या दिया, इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री आर्म्स P, Q, R
it is consist of three arms P, Q and R. कितने आर्म है यहाँ? P, Q and R. सो PQ में हम रेशो को एडजस्ट करते हैं. So these three arms are adjustable. एडजस्टेबल मीन्स इसका रेजिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं. एडजस्टेबल मीन्स क्या? इसका रेजिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं. तो यहां PQ को कहा जाता है रेशियो आर्म. हियर P and Q is रेशियो आर्म्स. तो इसमें हम रेशियो सेट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रेशियो आर्म कंटेनिंग रेजिस्टेंस 10 ओम, 100 ओम एंड 1000 ओम. containing resistance 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm. तो देखो यहां P में 3 रेजिस्टेंस के वैल्यू चूज करने के लिए जगह है, Q में भी 3 वैल्यू चूज कर सकते हैं. तो एक का वैल्यू होता है 10, दूसरे का होता है 100 और तीसरे का होता है 1000. ठीक है, एक का होता है 10, दूसरे का 100, तीसरे का 1000. यहाँ भी 10, 100 एंड 1000 ऐसे वैल्यू हम P और Q में से चूज कर सकते हैं. देन R में, R का रेंज बहुत बड़ा है. R का रेंज बहुत बड़ा है. ये होता है 1 ओहम टू 5000 ओहम. द थर्ड आर्म R containing resistance from 1 ohm to 5000 ohm. कितना होता है? 1 ओहम से लेके 5000 ओहम R में होते हैं. ओके, देन द अननोन रेजिस्टेंस X, अननोन resistance X, unknown resistance X is fourth resistance. जो आउटसाइड से कनेक्ट किया जाता है, जो आउटसाइड से कनेक्ट किया जाता है, ये हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस है जो आउटसाइड से कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, समझ में आया? अब इसको वर्क कैसे करते हैं, इसका वर्किंग कैसे करते हैं? तो हमारे पास रेशियो आर्म है PQ, उसमें से सुटेबल रेजिस्टेंस चूज कर लो. तो एक रेशियो हमारे पास आ जाएगा, P और Q से सुटेबल वैल्यू चूज कर लो. सो रेजिस्टेंस आर्म और द रेशियो आर्म, द रेजिस्टेंस इन आर्म PQ is set to desired value. The resistance of arm P and Q are fixed to desired ratio. सो PQ में से एक एक वैल्यू हम निकालेंगे और रेशो सेट कर लेंगे. तो ये फिक्स रेशो हो जाएगा हमारे पास. अब यहां देखो K1 और K2 दो की है. अब इसको हम कनेक्ट करेंगे और R में से रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे. R में से रेजिस्टेंस क्या करना, निकालना स्टार्ट करेंगे. कब तक निकालेंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं देता. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं देता तब तक हम R में से वैल्यू एडजस्ट करते रहेंगे. द रेजिस्टेंस इन आर्म R इज एडजस्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस in arm R is adjusted so that
adjusted so that galvanometer gives null deflection और जीरो वैल्यू। गैल्वानोमीटर गिव्स जीरो डिप्लेशन। इस केस में हम क्या कहेंगे, ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया, या ये विस्टोन ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो हमारा है विस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, ऐसा हम कहते हैं। तो इस केस में अब हम x फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हमारा r क्यू बाई पी। इस फॉर्मूला से हम अननोन वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि q बाई पी का रेशियो फिक्स है, वो हमें पता है। r का वैल्यू हमने सेट किया, वो पुट करेंगे, और x का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो ये समझ में आ गया। सो इफ l इज अ लेंथ ऑफ वायर, अब इफ अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इफ l इज अ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर मीन्स ये रेजिस्टेंस का लेंथ, रेजिस्टेंस अगर वायर होगा तो l इज द लेंथ ऑफ वायर, a इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या होता है, x a अपॉन l। अब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम देखेंगे तो सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा r पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, वेयर r इज अ रेडियस, वेयर r इज अ रेडियस। तो इसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, r स्क्वायर बाय। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका निकाल सकते हैं। ये समझ में आया। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तो यहां हमारा विस्टोन ब्रिज तक होता है, ये होता है हमारा विस्टोन ब्रिज। तो विस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन यहाँ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। विस्टोन ब्रिज मीन्स विस्टोन ब्रिज जो यूज करना है, ये हमें दो एक्सपेरिमेंट आते हैं। तीसरा आपको आपके बुक में दिया गया है, ग्रीन बॉक्स में देखिए, विस्टोन ब्रिज से हम स्ट्रेन भी मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेन भी मेजर कर सकते हैं। विस्टोन ब्रिज का डायग्राम दिया गया है, अगर स्ट्रेन चेंज होता है तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, और वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलता है। तो वो जनरली पूछा नहीं करते, लेकिन ये हमेशा पूछा करते, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी जो हमने केल्विन्स मेथड लिया, केल्विन्स मेथड लिया, और विस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज जो हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया, वो दो एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो उसका स्टडी आप करके रखो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियोमीटर पे। इस पे आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। यहाँ हमारा मीटर ब्रिज का वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये भी एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मेजर करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, अगर आइडियल वोल्ट मीटर हम कंसिडर करें, तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हर बार सेम आना चाहिए। देन आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए आइडियल वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस कितना होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। याद रखो, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ताकि उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना करे। लेकिन हमारे पास जो वोल्ट मीटर होते हैं उसमें से करंट फ्लो करते हैं, उसमें से करंट फ्लो करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आता है। दूसरा, वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है तो ये ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, ये ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो एपरेटस बनाया गया है उसे कहा जाता है पोटेंशियोमीटर। उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, जिसमें से करंट, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो उसमें से पोटेंशियल इस करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर से एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि वोल्ट मीटर से करंट फ्लो कर सकता है, फ्लो करता है।
एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का नहीं होता है, तो इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है, तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती। लेकिन पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है जिसमें से कि करंट फ्लो ही नहीं करता, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। अब पोटेंशियोमीटर एपरेटस के बारे में बाद में देखते हैं, पहले पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, एक वायर होता है, एक वुडन टेबल पे हमने वायर लगा हुआ रहता है, बस ये होता है हमारा पोटेंशियल। अब ये वायर लगा रहता है तो क्यों लगा रहता है, तो हम प्रिंसिपल का पहले स्टडी कर देते हैं इसका। तो यहां हमारे पास एक AB वायर है जिसको हमने सोर्स कनेक्ट किया है। सो अ पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर AB। पोटेंशियोमीटर किससे बनता है, अ लॉन्ग वायर AB, अ लॉन्ग वायर AB। A potentiometer is consist of long wire AB of length L, जिसका लेंथ क्या है, कैपिटल ए, पूरे वायर का लेंथ कितना है, कैपिटल L, एंड रेजिस्टेंस आर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया A। इसका रेजिस्टेंस R है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। तो हमारे पास एक वायर है AB जिसका लेंथ कैपिटल L है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब ऐसे वायर को या ऐसे पोटेंशियोमीटर वायर को हमने क्या अटैच किया है, EMF सोर्स। क्या अटैच किया है, EMF सोर्स, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ये आपने, तो अब हम 11 के फॉर्मूले यहां यूज करेंगे। सो करंट फ्लोइंग थ्रू AB, नो, current flowing through wire AB। कितना करंट फ्लो करेगा इसमें से, देखो ये डायग्राम ऐसा है, ये हमारा सोर्स, ये वायर AB, ये हमारा वायर AB है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। ये सोर्स है, सोल का रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये EMF है, तो हम कैसे लिखेंगे, EMF। तो हमारा ओम्स लॉ, करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो वही रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, करंट फ्लोइंग थ्रू इज I इज इक्वल टू EMF स्मॉल r प्लस R। ये समझ में आ गया। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड B, नो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A and B is, potential difference between point A and B is equal to VAB is equal to IR। जितना करंट वायर में से फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो VAB is equal to IR। लेकिन I का वैल्यू हमारे पास है, therefore VAB is equal to, I का वैल्यू हमने पुट किया ER प्लस R इंटू R। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का वैल्यू, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। लेंथ ऑफ वायर कितना है, L। नाउ हम लिखते L, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से L से डिवाइड कर देते, क्या कर देते, L से डिवाइड कर देते हैं। सो VAB अपॉन L इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अब देखो EMF का वैल्यू कांस्टेंट, R का वैल्यू कांस्टेंट, टोटल लेंथ कांस्टेंट, R प्लस L इज कांस्टेंट, RL इज कांस्टेंट।
तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू के। दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमने वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। वायर का क्या निकाल लिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब कंसीडर पॉइंट सी ऑन अ वायर। कंसीडर पॉइंट सी ऑन अ वायर। नाउ कंसीडर point C on wire. The length of wire AC is small l. Okay, AC का लेंथ कितना है? स्मॉल l. तो अब नाउ पोटेंशियल of potential at AC is given by। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल एट AC इज इक्वल टू K टाइम्स L। K टाइम्स L, क्योंकि K हमें क्या दे रहा है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना है? अगर वायर का टोटल लेंथ L है और A और B में पॉइंट कितना है? पोटेंशियल कितना है? AB। तो सिंगल यूनिट लेंथ का वैल्यू, यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना होगा? VAB बाय L। VAB बाय L ये होगा 1 यूनिट के लिए लेंथ के लिए पोटेंशियल। तो ऐसे L के लिए कितना होगा? दैट इज VAB L इंटू L। तो ये 1 सेंटीमीटर के लिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस यूनिट लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल होता है? सपोज 100 सेंटीमीटर वायर है, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 10 इंटू VAB है, इसको हम K कहते हैं, तो 10 इंटू K। ये समझ में आ रहा है? तो अब अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो K टाइम्स L आएगा। तो K तो कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू points on wire is directly proportional to length। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जितना वायर का लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना वायर का लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है। हमने कितना लगाया? 12 वोल्ट का बैटरी। तो AB में कितना? AB वायर में AB इसमें पोटेंशियल कितना है? A टू B में पोटेंशियल है 12 वोल्ट, पैरेलल है। कितना है? 12 वोल्ट है। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12। ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया? तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो एज लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। ये क्या है हमारा? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। सो पोटेंशियोमीटर में
इस प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा। याद रखो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और L अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते तो कांस्टेंट आता है K, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का स्टडी किया है, ठीक है। ग्रेडियंट, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम और लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन या पोटेंशियोमीटर का स्टडी करने वाले, उसके एक्सपेरिमेंट लेने वाले।